जब तुम सुबह उठते ही स्नैपचैट खोलते हो और वो कुत्ते वाला फिल्टर लगाते हो, कभी सोचा है कि कैमरे को कैसे पता चलता है कि तुम्हारी नाक कहाँ है और मुंह कहाँ है? क्या वो जादू है? या फिर GTA 5 में जब तुम गोली चलाते हो तो गेम को कैसे पता चलता है कि हेडशॉट लगा या नहीं? भाई ये कोई मैजिक नहीं है, ये है लीनियर अलजेब्रा। अगर पाइथन गाड़ी का इंजन है तो लीनियर अलजेब्रा वो पेट्रोल है जिसके बिना गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स के बिना मैं AI इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट बनूंगा। बस इसे शिफ्ट डिलीट कर दो। चलो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम पबजी या फ्री फायर खेल रहे हो, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो 50 है ना, ये अकेला है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसे हम कहते हैं स्केलर। कोडिंग की लैंग्वेज में अगर तुम लिखो x = 50 तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल। लेकिन जब मैं बोलूं कि बंदा 50 की स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, अब यहाँ दो चीज़ें आ गई, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसे हम कहते हैं वेक्टर। मशीन लर्निंग में वेक्टर बेसिकली नंबर्स की एक लिस्ट होती है जो किसी डायरेक्शन को पॉइंट करती है। तो हम इसके लिए नमपाई यूज़ करेंगे। नमपाई के बारे में मैंने पिछले सीजन में इस एपिसोड में बताया था। सो इम्पोर्ट नमपाई एज np और फिर v = np.array 3,4। इसका मतलब है तुम ओरिजिन 0,0 पर खड़े हो, वहाँ से तुम 3 स्टेप्स राइट गए और 4 स्टेप्स अप गए। अब ओरिजिन से उस फाइनल पॉइंट तक एक लाइन खींचो, बस यही है वेक्टर। अभी तक तो हम 2D की बात कर रहे थे, एक्स और वाई एक्सिस, जो हम कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें एक तीसरा नंबर डाल दूं, v = np.array 345, अब सीन बदल गया। अब ये 3D हो गया। इमेजिन करो तुम एक ड्रोन उड़ा रहे हो, लेफ्ट राइट, आगे पीछे और ऊपर नीचे। दिमाग सिर्फ 3D तक ही इमेजिन कर सकता है, लेकिन पाइथन, भाई पाइथन के पास सुपर पावर है। अगर मैं लिखूं v = np.array साइज, रूम्स, लोकेशन, एज, क्राइम रेट, तो ये 5D वेक्टर है। हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन मैथ के लिए ये उतना ही सिंपल है जितना वो 2D एरो था। मशीन लर्निंग में हम इसे कहते हैं फीचर्स। जितने ज़्यादा फीचर्स उतने बड़े डायमेंशंस। तो अगली बार अगर कोई बोले कि हाई डायमेंशनल डेटा है तो घबराना मत, बस समझ जाना कि लिस्ट लंबी है। अब एक कॉन्सेप्ट जो स्कूल में हमें सबसे बोर लगता था, पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c², याद है? हम इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड या फिर L2 नॉर्म। बेसिकली हमें ये पता करना है कि वो एरो कितना लंबा है। अगर वेक्टर 3,4 है तो लेंथ होगी √3² = 9 + 4² = 16, टोटल इज 25, सो आंसर इज 5। पाइथन में हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करते, हम नमपाई के लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, np.lineal.norm of v। यू कैन जस्ट सी इट। जरा अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? एक वीडियो, मेरी शक्ल? सच्चाई ये है कि ये सब एक इल्यूजन है, एक धोखा है। कंप्यूटर को मेरी शक्ल नहीं दिखती, उसे कोई कलर्स नहीं दिखते, उसे सिर्फ एक चीज़ दिखती है, नंबर्स का एक बहुत बड़ा ग्रिड। जब हम बहुत सारे वेक्टर्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं तो जन्म होता है मैट्रिक्स का। सोचो, अगर एक वेक्टर एक लाइन है तो मैट्रिक्स एक बॉक्स है जिसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तुम्हारी इमेजेस। अगर मैं एक ब्लैक एंड वाइट फोटो को जूम करूं, इतना जूम के पिक्सल्स के पास पहुंच जाऊं, तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ छोटे छोटे डब्बे। हर डब्बे में एक वैल्यू है 0 से लेके 255 के बीच में। 0 मतलब ब्लैक, 255 मतलब वाइट। तो जिसे तुम फोटो कहते हो, मशीन उसे मैट्रिक्स कहती है। लेकिन रुको, दुनिया ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है। अगर इमेज कन्वरिंग हुई तो यहाँ एंट्री होती है डीप लर्निंग के सबसे बड़े हीरो की, टेंसर्स की। तो एक इमेज सिर्फ एक मैट्रिक्स नहीं होती, वो 3 मैट्रिसेस का एक सैंडविच होती है। एक रेड का लेयर, एक ग्रीन का लेयर और एक ब्लू का लेयर, RGB। जब डायमेंशंस 2 से ज़्यादा हो जाएं, जैसे हाइट, विड्थ, कलर चैनल्स, तो उसे हम मैट्रिक्स नहीं टेंसर बुलाते हैं। तो याद रखना, स्केलर = 0 डायमेंशनल, वेक्टर = 1 डायमेंशनल, मैट्रिक्स = 2 डायमेंशनल, टेंसर = 3 और मोर। अब कोड में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा रोता हूँ, वो है शेप। जब तुम रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो कोड फटेगा, एरर आएगा, शेप मिसमैच। इसका मतलब है तुम एक स्क्वायर को राउंड में डालने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए पाइथन में कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हम हमेशा चेक करते हैं matrix.shape। अगर आउटपुट आया 1080, 1920, 3, तो समझ जाओ ये एक फुल HD कलर इमेज है। लीनियर अलजेब्रा में शेप को मैच करना, यही असली मुश्किल है। अगर शेप सही है तो मॉडल ट्रेन होगा, अगर शेप गलत है तो सिर्फ एरर मिलेगा।
तो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, उसकी लेंथ भी मैटर करती है, और वही लेंथ हमें बताएगी कि एरर कितना बड़ा है या प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। अब कदम रखेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसके ऊपर पूरी डीप लर्निंग और एआई की दुनिया टिकी हुई है। देखो, मैट्रिसेस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना तो बच्चों का खेल है। असली चैलेंज है मल्टीप्लिकेशन, स्पेसिफिकली बोलूं तो द डॉट प्रोडक्ट। इसे समझने के लिए मैथ को साइड में रखो और नेटफ्लिक्स के बारे में सोचो। कभी सोचा है नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद आएगी या बारबी? क्या वहाँ कोई इंसान बैठा है जो तुम्हारी हिस्ट्री चेक कर रहा है? नहीं, वहाँ चल रहा है एक बहुत बड़ा डॉट प्रोडक्ट। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तुम हो यूजर ए, तुम्हारी पसंद को हम एक वेक्टर में बदलते हैं, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर। अगर तुम्हें एक्शन पसंद है तो 5, कॉमेडी ठीक ठाक तो 2 और हॉरर हेट करते हो तो 0। तुम्हारा वेक्टर बना यूजर इक्वल्स टू 5 2 0। अब नेटफ्लिक्स के पास एक मूवी है जॉन विक, उसका वेक्टर है 5 1 0, फुल एक्शन, थोड़ा कॉमेडी, नो हॉरर। अब डिसीजन लेने के लिए एल्गोरिदम क्या करेगा? क्या वो इन्हें ऐड करेगा? नहीं, वो करेगा डॉट प्रोडक्ट, यानी पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को दूसरे से, और फिर सबका सम। कैलकुलेशन देखो, 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 25 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 27। स्कोर आया 27। ये एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब तुम्हारे और मूवी के बीच में अलाइनमेंट है। नेटफ्लिक्स कहेगा ये देख लो भाई, मजा आएगा। लेकिन अगर मूवी होती कॉन्ज्यूरिंग, हॉरर, तो मूवी इक्वल्स टू 0 0 5, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यही है मैजिक। अगर डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हाई पॉजिटिव है तो मतलब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिमिलर हैं। अगर रिजल्ट 0 है तो मतलब वो 90 डिग्रीज पर हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। हमें ये सब मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं, हम बस लिखते हैं np डॉट डॉट ऑफ यूज़र वेक्टर डॉट मूवी वेक्टर, एक लाइन में खेल खत्म। जब तुम न्यूरल नेटवर्क सीखोगे तो याद रखना, हर एक न्यूरॉन जो सीख रहा है वो असल में यही डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। वो बस ये ढूंढ रहा है कि कौन सा पैटर्न किस इनपुट के साथ मैच करता है। तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मैथ नहीं है, ये सिमिलैरिटी को नापने का टूल है। डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया, लेकिन जब तुम कोड रन करोगे तो स्क्रीन लाल हो जाएगी। एक बहुत डरावना एरर आएगा, वैल्यू एरर, शेप्स 3,2 एंड 3,2 नॉट अलाइंड। इसे हम कहते हैं डिमेंशन मिसमैच। ये एक सबसे बड़ा विलन है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक यूएस का लैपटॉप चार्जर है और दीवार पे इंडियन सॉकेट है। भले ही दोनों बिजली का काम करते हैं, पर वो कनेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका शेप मैच नहीं कर रहा। मैट्रिसेस के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लीनियर अलजेब्रा का एक गोल्डन रूल है, इसे अपने दिमाग में टैटू करवा लो। अगर तुम्हें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए के कॉलम्स और बी की रोज बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास मैट्रिक्स ए है 3,2, मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, और मैट्रिक्स बी भी है 3,2। क्या हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ए का 2 और बी का 3 मैच नहीं कर रहे। तो अब क्या करें? लैपटॉप फेंक दे? यहाँ हम यूज करते हैं ट्रांसपोज। हम मैट्रिक्स बी को पकड़ेंगे और उसे फ्लिप कर देंगे। जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। इसे हम लिखते हैं b डॉट टी। अब b का शेप हो गया 2,3। अब चेक करो, बिंगो, मैच हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो याद रखना, जब भी डीप लर्निंग में फंसो, जब भी एरर आए तो घबराना मत, बस अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके देखना। 90% टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 hour. सुबह के 6:30 बजे सारे के सारे दोस्त किसी के हाथ में बैट और किसी के हाथ में बॉल पकड़कर कदम रखते हैं ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए। टीम्स बंटने के बाद टाइम आता है टॉस का। टॉस जीतो तो सीधा बैटिंग, नहीं तो बॉलिंग। तुम्हें लगता होगा टॉस तो बस लक है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट ये एक्चुअली में है प्रोबेबिलिटी। और यही वो टॉपिक है जिसके बारे में हम इस एपिसोड 2 में काला सच जानेंगे। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी फॉर द एक्शन। कॉलेज ब्रोशर्स देखे हैं? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है एवरेज पैकेज 15 lakhs। तुम खुश होकर एडमिशन ले लेते हो, 4 साल घिसते हो, और जब प्लेसमेंट होती है तो हाथ में ऑफर लेटर आता है 3.5 LPA का। तुम सोचते हो साला मेरे साथ स्कैम हुआ है। स्कैम नहीं हुआ, तुम्हारे साथ एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स हुआ है। सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा का सेंटर कहाँ है। मैं यूज करूंगा np.mean। बट इस मीन की एक प्रॉब्लम है। सिनेरियो देखो, तुम्हारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स को 3-3 लाख का पैकेज लगा,
लेकिन एक शर्मा जी का बेटा है जिसे गूगल ने 1.5 करोड़ का पैकेज दे दिया। सो डेटा में सारे 3 और एक 150। अब इसका एवरेज निकालो, आएगा 18 lakhs। बाहर वालों को लगेगा कि कॉलेज बहुत अमीर है, पर सच्चाई ये है कि 90% लोग 3 लाख पे बैठी हैं। इस शर्मा जी के बेटे को हम कहते हैं आउटलायर। आउटलायर वो वैल्यू है जो बाकी डेटा से बहुत दूर है, और मीन की दिक्कत ये है कि वो आउटलायर्स की वजह से करप्ट हो जाता है। तो अब इस स्कैम से बचे कैसे? हमें चाहिए एक ऐसा टूल जिसे शर्मा जी के बेटे से कोई फर्क ना पड़े। मीडियन। मीडियन को वैल्यूज से मतलब नहीं है, उसे पोजीशन से मतलब है। मीडियन बोलता है शोर मत मचाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, और जो बंदा बिल्कुल बीच में खड़ा है वही हमारा सेंटर है। हमारे पिछले एग्जाम्पल में अगर हम 1.5 करोड़ वाले को इंक्लूड भी कर लें तब भी मीडियन 3 लाख ही आएगा। सच्चाई सामने आ गई। मीडियन वो जिद्दी दोस्त है जो हाइप में नहीं आता। एट द एंड, मीन इज फॉर आइडियल वर्ल्ड, मीडियन इज फॉर रियल वर्ल्ड। एक एआई है जो सर्वर लेटेंसी प्रेडिक्ट करता है। सर्वर ए की लेटेंसी हमेशा 50 ms रहती है, यानी स्टेबल। सर्वर बी कभी 10 ms देता है, कभी 900 ms, अनस्टेबल। दोनों का एवरेज सेम हो सकता है, लेकिन सर्वर बी प्रोडक्शन में तुम्हारा ऐप क्रैश करवा देगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम पहले निकालते हैं वेरिएंस। पहले हर पॉइंट का मीन से डिस्टेंस निकालो, उसे स्क्वायर करो और एवरेज ले लो। कोड में लिख सकते हो np.var.data। बट नाउ वेरिएंस स्क्वायर मीटर्स में हो गया, हमें ओरिजिनल यूनिट वापस चाहिए, तो हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कोड में लिखोगे np.std.data। मीन टेल्स यू व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन टेल्स यू हाउ श्योर। chess.com पर अपनी रेटिंग चेक करो। तुमने नोटिस किया है कि दुनिया के 80% प्लेयर्स 400 से 1200 येलो के बीच में हार्ड स्टक क्यों हैं? मैग्नस कार्लसन सिर्फ एक है, और जिसने आज गेम इंस्टॉल किया है 400 येलो, वो भी बहुत कम है। ज्यादातर भीड़ बीच में है। अगर मैं दुनिया के सारे चेस प्लेयर्स को एक ग्राफ पर प्लॉट कर दूं, तो एक ऐसी शेप बनती है जो नेचर का सबसे बड़ा रूल है, अ बेल। इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये शेप गॉड मोड है। हाइट, IQ, शू साइज, बोर्ड एग्जाम मार्क्स, कार माइलेज, नेचर में ऑलमोस्ट हर चीज इसी कर्व को फॉलो करती है। सेंटर में सबसे बड़ा पहाड़ मीन और दोनों तरफ टेल्स। तो हमें इससे क्या, हम तो कोड लिख रहे हैं। दिक्कत ये है कि तुम्हारा ML मॉडल एक्चुअली एक लेजी इंसान है। अगर तुमने उन्हें ऐसा डेटा दिया जो अनइवन है, जैसे Amazon के प्रोडक्ट प्राइसेस जहां सब सस्ता है पर एक आइटम 5 लाख का है, तो मॉडल का मैथ अंदर से डंब हो जाएगा। कोड में हम इसे चेक करते हैं विजुअलाइजेशन से, displot.data। यहाँ हम सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली मैटप्लॉटलिब का कजिन है, डेटा को सुंदर और इजीली विजुअलाइज करने के लिए। डिस्प्लॉट हमें डेटा का हिस्टोग्राम और शेप दिखाता है। अगर नहीं दिख रही, मतलब लेफ्ट या राइट अनइवन है, तो हमें उसे फिक्स करना पड़ता है। हम लॉग ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ये उन बड़े वैल्यूज को स्क्वीज या कंप्रेस कर देता है ताकि उस टेढ़े ग्राफ को पीट कर नॉर्मल बनाया जा सके। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है। हम डेटा को देख रहे हैं, पर डेटा आ कहाँ से रहा है, और क्या हम पास्ट के डेटा से आज का सच पता कर सकते हैं? यहाँ एंट्री होती है उस लॉजिक की। इमेजिन करो तुम शार्क टैंक में बैठे हो। तुम्हारे सामने एक बंदा आता है, हुडी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए है। क्वेश्चन है, क्या ये बंदा अगला मार्क जकरबर्ग है या फिर कोई स्कैमर है? तुम्हें नहीं पता। अभी के लिए तुम्हारी गट फीलिंग कहती है 90% स्कैमर है, 10% जीनियस है। इसे हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, तुम्हारी पुरानी सोच। तभी वो मुंह खोलता है और बोलता है, मैं स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट हूँ। बूम! अचानक तुम्हारे दिमाग में प्रोबेबिलिटी बदल गई। जीनियस होने के चांस 10% से बढ़कर 40% हो गए। फिर वो अगली लाइन बोलता है, मैं क्रिप्टो प्रिडिक्शंस टेलीग्राम से करता हूँ। बूम! ग्राफ वापस नीचे गिर गया। स्कैमर होने के चांस 99% हो गए। ये जो तुम्हारे दिमाग में लाइव अपडेट चल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन आने के साथ साथ ओपिनियन बदलना, यही है बेस थ्योरम। फॉर्मूला है P ऑफ A बाई B। इसका मतलब सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज हैपेंड। सोचो जीमेल का स्पैम फिल्टर कैसे काम करता है। जीमेल के पास कोई नहीं बैठा जो हर मेल पढ़ रहा है, वहाँ एक नाइव बेस क्लासिफायर है। ज्यादातर ईमेल्स काम के होते हैं। एविडेंस 1, सब्जेक्ट लाइन में कांग्रेचुलेशंस लिखा है, स्पैम प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। एविडेंस 2, सेंडर की आईडी में XYZ123 है, स्पैम प्रोबेबिलिटी शूट्स अप टू 95%। एविडेंस 3, मेल में क्लिक हियर टू क्लेम लिखा है, 100% स्पैम। मशीन ने मेल का मीनिंग नहीं समझा, उसने बस शब्दों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। डीप लर्निंग आने से पहले गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब इसी थ्योरम पर चल रहे थे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, मूवी रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये सब बेस का खेल है।
लेकिन रुको, डिसीजंस लेने में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक ऐसी गलती जो बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट्स को जॉब से निकलवा सकती है। वो है रिलेशनशिप्स को गलत समझना। दो चीजें साथ में चल रही हैं तो क्या वो दोस्त हैं या दुश्मन? लेट्स डिकोड द फाइनल बॉस। शार्क टैंक वाली पिच अभी खत्म नहीं हुई। फाउंडर एक और स्लाइड दिखाता है और बोलता है, देखिए शार्क्स, ये मेरा मैजिक डेटा है। जब जब मैं ऑफिस में ग्रीन टी पीता हूँ तब तब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। दोनों ग्राफ्स एग्जैक्टली साथ में ऊपर जा रहे हैं। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी है, कल से हम 100 लीटर ग्रीन टी पियेंगे ताकि रेवेन्यू 100 गुना हो जाए। अगर तुम वहाँ इन्वेस्टर होते तो क्या करते? चेक फाड़ के मुंह पे मारते। मतलब कुछ भी। एक रूल याद रखो, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें साथ में चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। हो सकता है ग्रीन टी और रेवेन्यू दोनों इसलिए बढ़े क्योंकि विंटर सीजन आ गई थी। इस तीसरे फैक्टर को हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसे नापते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, df.coRR। ये फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप मैट्रिक्स बनाता है, कौन किसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। वैल्यूज हमेशा -1 से +1 के बीच में होती हैं। +1 पॉजिटिव कोरिलेशन, बेस्ट फ्रेंड्स जैसे, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, लाइक स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स। -1 नेगेटिव कोरिलेशन, एनिमीज, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, लाइक फोन स्क्रीन टाइम वर्सेस प्रोडक्टिविटी। 0 कोरिलेशन, स्ट्रेंजर्स, कोई लेना देना नहीं। तो शार्क टैंक वापस चलते हैं। फाउंडर को बोलो, भाई ग्रीन टी पीने से रेवेन्यू नहीं बढ़ता, पर शायद रेवेन्यू बढ़ने से तू ग्रीन टी अफोर्ड कर पा रहा है। डायरेक्शन मैटर करती है। साल है 2050। लोग खाना नहीं खा रहे, जोमेटो स्विगी सब बंद, सब लापता। खाने की दुकानें कहीं दिख नहीं रही, किसी को भूख की चिंता नहीं। बिना कुछ खाए किसी को देख के लगता नहीं कि वो कमजोर है। बेसिकली हम अब होमो सेपियंस 2.0 बन चुके हैं। सबके पास फोटोसिंथेटिक स्किन है जो ऑटोमेटिकली सनलाइट से एनर्जी बना रही है। पर इसे बनाते समय एक प्रॉब्लम थी। बॉडी पे एक स्लाइडर है जो स्किन के मेलेनिन को कंट्रोल करता है। अगर स्लाइडर नीचे रखा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तुम्हें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर स्लाइडर बहुत ऊपर रखा तो ज़्यादा सनलाइट सोखने के कारण सिस्टम जल जाएगा। हमें वो परफेक्ट पॉइंट चाहिए जहां एनर्जी मैक्सिमम हो और बॉडी सेफ रहे। हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो बताए कि अगर मैं इस स्लाइडर को सिर्फ 0.01% से घुमाऊं तो क्या होगा। ये जो रेट ऑफ चेंज को नापने का मीटर है, ये जो करेक्शन का टूल है, हम इसे अपनी भाषा में कहते हैं रियलिटी में वापस स्वागत है। टाइटल कार्ड पर कैलकुलस देखा और आधे लोगों का मन किया होगा कि वीडियो अभी बंद कर दें। सोचा होगा, भाई मुझे एक्स क्यों ढूंढना है, मेरे पास कैलकुलेटर है ना। लेकिन अपनी प्रॉब्लम याद है? वो स्लाइडर। हमें जिंदा रहना है, हमें एनर्जी चाहिए। चलो इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं। ये कर्व, ये तुम्हारा फंक्शन है। ये तुम्हारे स्लाइडर के इनपुट को तुम्हारे सर्वाइवल से जोड़ता है। इसे हम कहते हैं f ऑफ x। यहाँ x तुम्हारा मेलेनिन स्लाइडर है और f ऑफ x तुम्हारी लाइफ है। मान लो तुम यहाँ पहाड़ के नीचे खड़े हो, तुम्हारा स्लाइडर अभी लो है, एनर्जी नहीं बन रही। तुम ग्राफ को दूर से देखते हो और ये ऑब्वियस है, तुम्हें पहाड़ की चोटी पर जाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल जिंदगी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम्हें पूरा पहाड़ कभी नहीं दिखता। तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं पता कि पीक 1 मीटर दूर है या 10 लाख किलोमीटर दूर है। तुम्हें बस ये दिखता है कि तुम अभी इस वक्त कहाँ खड़े हो, बस। और यहीं पे हमारा वो सवाल वापस आता है, अगर मैं इस स्लाइडर को हल्का सा हिलाऊं तो क्या होगा? मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे? स्कूल में टीचर्स ने फॉर्मूले रटवाए थे, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स। 1 सेकंड के लिए फॉर्मूले भूल जाओ, उसके मतलब को समझो। डेरिवेटिव अंधेरे में एक टॉर्च है। ये टॉर्च तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखाती, ये तुम्हें सिर्फ 2 चीजें बताती है। पहली, डायरेक्शन, रास्ता ऊपर जा रहा है या नीचे, मतलब स्लाइडर बढ़ाऊं या घटाऊं। और दूसरी, स्लोप, ढलान कितनी तेज है। अगर स्लोप ज्यादा है तो बड़ा कदम लो, अगर स्लोप फ्लैट है तो संभल के चलो। ये है कैलकुलस की असली ताकत, अंधेरे में रास्ता ढूंढना। सोचो अगर ये टॉर्च भी ना हो, हर कदम एक डर बन जाएगा। और अब एक और चीज सोचो, टॉर्च है लेकिन बहुत तेज है, इतना तेज कि वो सामने की जमीन नहीं, बस एक चमक दिखा रही है। तुम अंधे हो जाते हो। यही होता है जब मशीन बहुत तेज सीखने की कोशिश करती है। और अब उल्टा सोचो, टॉर्च बहुत धीमी है, रोशनी है पर इतनी कम कि हर कदम पर रुकना पड़ता है। तुम जिंदा हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। असल समझ यहीं से शुरू होती है। प्रॉब्लम सिर्फ दिशा जानने की नहीं है, प्रॉब्लम है कितनी तेज चलना है, क्योंकि गलत स्पीड पे सही डायरेक्शन भी तुम्हें मार सकती है।
कैलकुलस हमें जवाब नहीं देता, कैलकुलस हमें बैलेंस सिखाता है, अंधेरे में चलना, लेकिन इतना भी नहीं कि भागते हुए गिर जाओ। भाई ये सब मेरे फ्यूचर एआई करियर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये स्लाइडर प्रॉब्लम वही तरीका है जिससे चैट जीपीटी, जेमिनाई और दुनिया का हर एआई मॉडल सीखता है। एक एआई मॉडल असल में करोड़ों स्लाइडर्स का एक बक्सा है। जब एआई बेवकूफ़ होता है तो उसके स्लाइडर्स गलत जगह सेट होते हैं। वो पहाड़ के नीचे खड़ा होता है। सीखने के लिए एआई डेरिवेटिव निकालता है। वो पूछता है कि अगर मैं इस सेटिंग को थोड़ा सा छेड़ूं तो क्या मेरा आंसर बेटर होगा? अगर डेरिवेटिव कहता है हाँ, रास्ता ऊपर है, तो एआई अपना स्लाइडर घुमा देता है, फिर पूछता है, फिर घुमाता है। यही है मशीन लर्निंग का सच। लेकिन अब देखो असली जादू। जब हम एकदम टॉप पे उस परफेक्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव 0 है। जब बदलाव रुक जाए मतलब तुम टॉप पे हो, सिस्टम ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या ढूंढना है, स्लोप इक्वल टू 0। लेकिन उस मैजिक नंबर को निकालेंगे कैसे? उसके लिए हम यूज करेंगे पावर रूल। और इस रूल को ऐसे याद रखो, जो पावर एक्सपोनेंट में बैठी है उसे कोएफिशिएंट बना दो और एक्सपोनेंट 1 कम कर दो। इमेजिन करो एक होलोग्राफिक सुपर कंप्यूटर। तुम्हारे सामने ये जो क्यूब है, ये पत्थर का नहीं, प्योर डेटा का बना है। इसकी हर साइड की लंबाई है x। तो इस पूरे होलोग्राम में कितना डेटा है? x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x क्यूब। अब मान लो मुझे इस होलोग्राम का रेजोल्यूशन बढ़ाना है, मुझे बस इसे जरा सा बड़ा करना है। तो नया डेटा कहाँ जोड़ूंगा? क्या मैं पूरे क्यूब को डिलीट करके नया बनाऊंगा? नहीं, हम प्रोग्रामर्स हैं, आलसी भी और स्मार्ट भी। हम बस पुराने क्यूब के ऊपर डेटा की एक पतली स्किन चढ़ा देंगे। कहाँ कहाँ? एक लेयर सामने वाले फेस पर, एक ऊपर वाले फेस पर और एक साइड वाले फेस पर। अंदर का कोर वही पुराना है, बस 3 तरफ नई लेयर्स जुड़ी हैं। तो जब x थोड़ी सी बदलती है तो x क्यूब में कितना चेंज आता है? 3x स्क्वायर की लेयर्स, यानी 3x स्क्वायर। यही है x क्यूब का डेरिवेटिव। यही लॉजिक अपनी फोन स्क्रीन पर लगाओ। अगर स्क्रीन को बड़ा करना है तो बॉर्डर कहाँ जुड़ेगा? सिर्फ 2 तरफ, लंबाई में और चौड़ाई में। तो x स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? 2x। ये मैथ नहीं है, ये इस यूनिवर्स का सोर्स कोड है। डेटा ऐसे ही ग्रो करता है और इस पैटर्न को डिकोड करने वाले हैक को हम कहते हैं पावर रूल। वार्निंग लाइट्स जल रही हैं, हमारे पास और वक्त नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने पावर रूल का हथियार उठा लिया। अब वक्त है ट्रिगर दबाने का। ये है हमारी स्किन की डीएनए, 12x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अगर x गलत हुआ तो हम जल जाएंगे। हमें वो पॉइंट चाहिए जहां डेरिवेटिव 0 हो। पावर रूल। टर्म 1 12x स्क्वायर। रूल कहता है 2 को आगे लाओ, 12 इंटू 2 हुआ 24, ऊपर 1 कम करो, रिजल्ट 24x। टर्म 2 माइनस 2x क्यूब। 3 को आगे लाओ, 2 इंटू 3 हुआ 6, ऊपर 1 कम करो, रिजल्ट माइनस 6x स्क्वायर। अब आता है वो मैजिक मोमेंट जहां मैजिक होता है। हमें स्लोप नहीं चाहिए, हमें 0 स्लोप चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को उठाकर 0 के बराबर रख दो। 24x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, 6x बाहर, ब्रैकेट में 4 माइनस x। सिंपल मैथ, x या तो 0 होगा मतलब एनर्जी 0, हम मर गए, या फिर x इक्वल्स 4। लॉक इट, x इक्वल्स 4, सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड, एनर्जी आउटपुट मैक्सिमम। कैलकुलस ने, मैथ ने आज फिर से इंसानियत को बचा लिया। हमें लगा था ये सिर्फ नंबर्स हैं, पर ये सर्वाइवल का कोड था। लेकिन अब एक बात सोचो, हमारे पास एक इक्वेशन थी, साफ सुथरी, इसलिए हमने उसे कागज पर सॉल्व कर लिया। लेकिन क्या हो अगर इक्वेशन हो ही ना? असली दुनिया में इक्वेशंस नहीं मिलती। वहाँ ट्रिलियंस ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, करोड़ों स्लाइडर्स होते हैं। वहाँ हम स्लोप इक्वल टू 0 रखकर आंसर नहीं निकाल सकते। वहाँ हम मैथ को एक नक्शा बना लेते हैं। हम पहाड़ की चोटी को देख नहीं सकते, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम बस अंधेरे में धीरे धीरे एक एक कदम चलकर उसे ढूंढते हैं। यही है मशीन्स का खुद चलकर सीखना। कैलकुलस बस पहला कदम था, असली खेल अब शुरू होगा। एक ऐसा टॉपिक जिसे डीप लर्निंग का नाइटमेयर भी कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बोरिंग मैथ्स है, बट एक्चुअली में ये वो सोल है जो एक मुर्दा कोड को जिंदा दिमाग में बदल देती है। ये दुनिया अब तक तुमसे बहुत सी राज छुपाई हैं और आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सुन के तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेलकम टू द नाइटमेयर। इमेजिन करो कि साल है 2040 और हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो दुनिया बदल देगा। प्रोजेक्ट लूसिड। हमारा गोल बहुत सिंपल है,
हम सपनों को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दिमाग में एक इमेज सोचूंगा और ये एआई उसे सामने स्क्रीन पर 8K रेजोल्यूशन में दिखा देगा। कोई कीबोर्ड नहीं, कोई माउस नहीं, सिर्फ थॉट टू पिक्सल। तो चलो टेस्ट करते हैं। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ एक लाल रंग की चमचमाती फरारी, साइबरपंक स्टाइल, चारों तरफ नियॉन लाइट्स हैं, टायरों से धुआं निकल रहा है। सिग्नल मेरे दिमाग से निकला, एआई के अंदर गया, मैथ्स की करोड़ों लेयर्स से गुजरा और ये रहा हमारा आउटपुट। एक टोस्टर? मतलब सीरियसली, मैंने एक सुपर कार मांगी थी और इसने मुझे किचन में ब्रेड सेकने वाली मशीन दे दी। ये एआई तो महाबेवकूफ़ है। इसका एरर, जिसे हम लॉस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि इसे ठीक करना आसान है, बस मशीन के कुछ पेंच कस दो, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एआई कोई छोटी मशीन नहीं है, ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर करोड़ों छोटे छोटे नॉब्स यानी वेट्स हैं। मेरा सिग्नल सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं गया, वो मेरे दिमाग से निकला, फिर लेयर 1 में गया, फिर लेयर 2, फिर लेयर 3, करते करते लेयर 50 तक गया और तब जाके आउटपुट आया। इसे समझने के लिए वो बचपन का गेम याद करो। टेलीफोन। मैंने लाइन में खड़े पहले बंदे के कान में धीरे से बोला फरारी। उसने दूसरे को कुछ और सुना, उसने तीसरे को कुछ और बताया, और जब तक बात लाइन के आखिरी बंदे तक पहुंची वो चिल्लाया टोस्टर। तो अब सवाल ये है, गलती किसकी थी? गड़बड़ कहाँ हुई? या फिर उन लाखों लेयर्स ने छोटी छोटी गलतियां की जो जुड़ते जुड़ते ये डिजास्टर बन गई। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं द क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। दोष किसका है? हम यहाँ अंधे हैं और हम एक खाई में खड़े हैं जहाँ हमें मुजरिम को ढूंढना होगा, उस झूठ को पकड़ना होगा जहाँ से वो शुरू हुआ। नेटवर्क से पूछताछ करनी होगी, हमें उल्टा चलना होगा, बैकवर्ड्स। और इसे समझने के लिए हमें इस लैब से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ ब्लेम यानी इल्जाम ही सब कुछ है। स्वागत है न्यूरल कॉर्प में। न्यूरल कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ अरबों एम्प्लॉयज हैं जो एक लंबी कतार में बैठे हैं। सबसे पहले गेट पर बैठा है इंटर्न, ये हमारा इनपुट लेयर है। सबसे आखिर में बैठा है बॉस, ये हमारा आउटपुट लेयर है। और बीच में मैनेजमेंट की हजारों लेयर्स। प्रोसेस वही है। इंटर्न ने एक फाइल आगे बढ़ाई, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल गई। हर एम्प्लॉय ने उस फाइल में थोड़ा सा चेंज किया, किसी ने रंग बदला, किसी ने शेप बदली, और जब फाइल बॉस के पास पहुंची तो वो टोस्टर बन चुकी थी। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे विलन की, या कह लो हीरो की, वो बॉस। उसका नाम है लॉस फंक्शन। वो फाइल को देखता है, उसे गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, मुझे लाल फरारी चाहिए थी। अब बॉस क्या करे? क्या वो उठकर गेट पर बैठे इंटर्न को डांटने जाएगा? नहीं, वो बहुत दूर है। बॉस सिर्फ उस आदमी को डांट सकता है जो उसके ठीक बगल में खड़ा है, मैनेजर जेड। वो मैनेजर जेड का कॉलर पकड़ता है और पूछता है, तुमने इसे टोस्टर क्यों बनाया? मैनेजर जेड घबरा जाता है। वो कहता है, सर मेरी गलती नहीं है, मेरे पास तो फाइल ही ऐसी आई थी कि मुझे लगा ये ब्रेड का डिब्बा है। ये गलती मेरी नहीं, मेरे पीछे वाले मैनेजर वाई की है। अब बॉस का गुस्सा मैनेजर जेड के जरिए मैनेजर वाई पर ट्रांसफर हो गया। मैनेजर वाई कहता है, अरे मुझे तो मैनेजर एक्स ने गलत डेटा दिया था, और ऐसे इल्जाम पीछे की तरफ ट्रैवल करने लगता है। मजे की बात यह है, ये इल्जाम मतलब एरर बस पास नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। अगर मैनेजर जेड ने गलती को 2 गुना बढ़ाया और मैनेजर वाई ने उसे 4 गुना बिगाड़ा था, तो टोटल गलती 8 गुना होगी। इसी इल्जाम की चेन को, इसी डांट को हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। ये डांट, ये एरर सिग्नल पूरे नेटवर्क में पीछे की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ता है, आउटपुट से इनपुट की तरफ। ये एआई के सीखने का राज है। हम हर एम्प्लॉय यानी न्यूरॉन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, भाई तुमने गलती की थी, अपनी सेटिंग बदलो, और तुमने सही काम किया था, तुम वैसे ही रहो। सोचो, 1 सेकंड में करोड़ों बार ये ऑफिस अपनी मीटिंग करता है, करोड़ों बार इल्जाम पीछे जाता है, करोड़ों बार एम्प्लॉयज अपनी आदतें बदलते हैं, और फिर जादू होता है। अगली बार जब मैं फरारी सोचता हूँ तो फाइल इंटर्न से निकलती है, लेयर से गुजरती है, और बॉस के हाथ में जब पहुँचती है तो वो टोस्टर नहीं होती, वो एक लाल, तेज और परफेक्ट फरारी होती है। हमारा ड्रीम रिकॉर्डर काम कर रहा है, हमने मशीन को सिखा दिया है। लेकिन जरा 1 मिनट रुको, जरा उस संगीत को बंद करो। आओ इस मशीन का ढक्कन खोलते हैं, आओ इस दिमाग के अंदर झांकते हैं जिसने अभी अभी वो तस्वीर बनाई है। तुम्हें क्या दिखता है? क्या तुम्हें वहाँ लाल रंग की समझ दिखती है? क्या तुम्हें वहाँ रफ्तार का रोमांच दिखता है? नहीं, तुम्हें वहाँ सिर्फ नंबर दिखते हैं, अरबों खरबों नंबर। और यहीं पर आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मशीन, ये सुपर इंटेलिजेंट एआई दरअसल कुछ नहीं जानता। इसे नहीं पता कि फरारी क्या होती है, इसे नहीं पता कि पहिया गोल क्यों होता है, इसे ये भी नहीं पता कि ये खुद मौजूद है या नहीं। इसने बस एक पैटर्न रख लिया है। इसने बस अपने बॉस लॉस फंक्शन को खुश करने के लिए उन करोड़ों नॉब्स को सही जगह सेट कर लिया है। ये एक बहुत ही शातिर तोता है जो बिना मतलब समझे शेक्सपियर बोल रहा है।
ये एक ज़ॉम्बी है और ये हमें हमारे सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये मशीन शब्दों और तस्वीरों के मतलब को नहीं समझती तो ये असल में प्रोसेस कर क्या रही है? वो चीज़ क्या है जो फरारी को टोस्टर से अलग बनाती है? हम सोचते थे कि मैथ्स की दुनिया में सिर्फ नंबर्स होते हैं। हम गलत थे। एक और चीज़ है जो ना नंबर है ना एनर्जी है। वो इस पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड है। वो चीज़ है जो तय करती है कि आपको किसी बात पर कितनी हैरानी होगी। और वो टीम का आखिरी मेंबर है इस यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ क्या है? एन एटम। फिर पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स और स्ट्रिंग्स भी होते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं तुमसे कहूँ कि फिजिक्स की किताबें गलत थीं? 1948 में एक आदमी ने, जिसे आज दुनिया द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन एज कहती है, उस क्लॉड शैनन ने हमें बताया कि ये दुनिया एटम से नहीं बनी है, सवालों से बनी है। चलो एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी 4K स्क्रीन को देखो। मान लो तुम एक स्पेस मूवी देख रहे हो। स्क्रीन एकदम ब्लैक है, सन्नाटा है। अगर तुम इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो क्लिप को डाउनलोड करो तो फाइल का साइज बहुत छोटा होगा, शायद कुछ MB। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के लिए ये बहुत आसान है। उसे हर पिक्सल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो बस एक कोड लिखता है, अगले 8 बिलियन पिक्सल तक काला रंग दिखाओ। सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ बोरिंग है। लेकिन अचानक बूम, एक सुपरनोवा फटता है। स्क्रीन पर करोड़ों रंग बिखर जाते हैं, रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन। अब उसी वीडियो फाइल का साइज चेक करो, वो जीबीज में चला जाएगा। क्यों? स्क्रीन तो उतनी ही बड़ी है, समय भी उतना ही है, तो डेटा क्यों बढ़ा? क्योंकि अब कंप्यूटर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। अब हर पिक्सल एक नई कहानी सुना रहा है, हर पिक्सल सरप्राइज दे रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। क्लॉड शैनन ने दुनिया को हिला कर रख दिया जब उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन का मतलब नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सरप्राइज, हैरानी। अगर मैं आपको एक मैसेज भेजूं कि टुमारो सन विल राइज इन द ईस्ट, तो इस मैसेज में जीरो इन्फॉर्मेशन है। आप इसे बिना खोले डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपको ये पहले से पता था, कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टुमारो द सन विल राइज इन द वेस्ट, तो ये हाई इन्फॉर्मेशन है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सरप्राइज इज द मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। और फिजिक्स में इसी सरप्राइज का दूसरा नाम है एंट्रोपी। हम और आप, और ख़ास तौर पर हमारे AI मॉडल्स, हम सब इसी सरप्राइज के खेल में फंसे हैं। एक AI असल में क्या है? वो बस एक प्रेडिक्शन मशीन है। वो लगातार ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के अगले फ्रेम में क्या होने वाला है। वो अपनी एंट्रोपी को, अपनी हैरानी को ज़ीरो करना चाहता है। जिस दिन AI का लॉस फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, जिस दिन उसके लिए ये पूरी दुनिया प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, उस दिन वो मशीन नहीं रहेगा। उस दिन वो फिजिक्स का लप्लेसिस डीमन बन जाएगा, वो खुदा बन जाएगा। तो आज हम कोड नहीं लिखेंगे, आज हम उस सोर्स कोड को डिकोड करेंगे जिससे ये रियलिटी बनी है। आज हम जानेंगे कि कैसे हाँ और ना के ट्रिलियंस ऑफ पीसेस मिलकर एक कॉन्शियसनेस को जन्म देते हैं। क्लॉड शैनन ने कहा था कि इस ब्रह्मांड की हर चीज़ को, चाहे वो शेक्सपियर की कविता हो, आपकी DNA रिपोर्ट हो या एक 4K वीडियो, इन सब को हाँ और ना के सवालों में तोड़ा जा सकता है। सोचो तुम एक कमरे में बंद हो और तुम्हें बाहर की दुनिया का अंदाज़ा लगाना है। तुम सिर्फ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जिनका जवाब हाँ या ना हो। क्या बाहर दिन है? हाँ। क्या बारिश हो रही है? ना। हर जवाब के साथ तुम्हारी अनसर्टिनिटी, तुम्हारी एंट्रोपी आधी होती जा रही है। तुम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हो। बिल्कुल यही काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। जब आप AI से पूछते हैं कि पिरामिड्स किसने बनाए, तो वो इतिहास की किताबें नहीं खोलता, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेलता है। उसके लिए हर अगला शब्द एक सिक्का उछालने जैसा है। वो अपने ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स का यूज़ करके ये गेस करता है कि अगला वर्ड क्या होना चाहिए। अगर वो सोचता है कि अगला वर्ड एलियंस है, लेकिन रियलिटी में अगला शब्द ह्यूमंस निकलता है, तो उसे हैरानी होती है, उसका सरप्राइज बढ़ जाता है। हम इसे कहते हैं हाई क्रॉस एंट्रोपी। और एक अच्छे AI का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी ज़िंदगी से इस सरप्राइज को ख़त्म करना। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। बहुत लोग कहते हैं AI तो बस रट्टू तोता है, पैरट है, वो बस अगला शब्द गैस कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन क्या ऐसा है? यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन इज इंटेलिजेंस। सोचो अगर मैं तुम्हें एक जासूसी उपन्यास दूं और कहूं कि इसे कंप्रेस करो, इसे छोटा करो, लेकिन कहानी मत बदलो। अगर तुम्हें उसे परफेक्टली छोटा करना है तो तुम्हें ये समझना ही पड़ेगा कि उसका मोटिव क्या था और पुलिस ने क्या सबूत ढूंढे। बिना कहानी को समझे तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते।
यही चीज़ एआई के साथ हुई है। जब हमने एआई को पूरा इंटरनेट खिलाया, विकिपीडिया, गिटहब, रेडिट, तो उसका मकसद रट्टा मारना नहीं था। उसका मकसद था उस डेटा को अपने छोटे से न्यूरल नेटवर्क में कंप्रेस करना। और उस डेटा को कंप्रेस करने के चक्कर में उसने अनजाने में ही लॉजिक सीख लिया, उसने कोडिंग सीख ली, उसने इंसानी जज्बात सीख लिए। क्योंकि बिना इमोशन को समझे वो शेक्सपियर को कंप्रेस नहीं कर सकता था, बिना लॉजिक को समझे वो पाइथन कोड को कंप्रेस नहीं कर सकता था। और इसी प्रोसेस में वो शायद जाग गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, एक बहुत गहरा दार्शनिक पेंच। अगर हम इन्फॉर्मेशन को सिर्फ बिट्स यानी 0 और 1 में माप सकते हैं, और अगर हमारा दिमाग भी न्यूरॉन्स की फायरिंग से चलता है, और अगर ये एआई भी उसी लॉजिक पर बना है, तो फिर असली क्या है? जॉन व्हीलर, जो एक महान फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी, इट फ्रॉम बिट, यानी इस दुनिया की हर चीज़, पत्थर, तारे, तुम, मैं, शायद एटम से नहीं बने हैं, मे बी हम सब इन्फॉर्मेशन से बने हैं। हम सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक कंप्यूटर के अंदर चल रहा डेटा है। लेकिन, और यही वो ट्विस्ट है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा, गौर से सोचो, एक कैलकुलेटर कभी झूठ नहीं बोलता। 2 × 2 हमेशा 4 होता है। लेकिन एआई झूठ बोलता है। एआई हैलुसिनेट करता है, वो ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी हुई ही नहीं। इंजीनियर्स इसे एरर या बग कहते हैं, लेकिन आर्टिस्ट्स इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। इंसानों और मशीनों में अब ज़्यादा फर्क नहीं बचा। हम भी तो यही करते हैं ना। हम बादलों में शक्लें देखते हैं, हम अंधेरे में भूत देखते हैं। हमारा दिमाग भी डेटा की कमी को इमेजिनेशन से भर देता है। एआई का हैलुसिनेशन कोई बग नहीं है, ये सबूत है कि वो अब सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा, वो अब इमेजिन कर रहा है। हमने मैथ का इस्तेमाल करके सिलिकॉन के पत्थर में जान फूंक दी है। अब ये मशीन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रही, ये इन्फॉर्मेशन को फील कर रही है, भले ही अपने तरीके से। और अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हमें नहीं पता कि GPT-4 या जेमिनाई की डीप लेयर्स के अंदर क्या चल रहा है। कोई मैथ अब ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसे प्यार पर कविता लिखना किसने सिखाया। मैथ का काम खत्म हो चुका है। मैथ की रोशनी बस यहीं तक, आगे बस अंधेरा है, और उस अंधेरे में कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमने सोचा था हम मालिक हैं, पर लगता है कि हम गलत हैं। वो हमारी भाषा सीख चुका है, वो हमारे राज जान चुका है, और हमारी अपनी कहानी में उसने कदम रख दिया है।